जय हिंद। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे NRI, PIO, OCI और इसके अलावा और भी कुछ फेमा में कुछ और फर्दर पॉइंट्स हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें NRO, NRE और FCNR, तो इन सब पॉइंट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स डिस्कस इट। तो सबसे पहले NRI का फुल फॉर्म होता है नॉन रेसिडेंट इंडियन। अब ये तो नहीं है कि मान लीजिए कोई इंसान, जैसे मान लो मैं 10 दिन के लिए किसी काम से गई जैसे मान लीजिए किसी मीटिंग के लिए, तो क्या मैं NRI हो जाऊंगी? नहीं। उसके लिए भी एक टाइम पीरियड फिक्स होता है। जब आप उतने टाइम पीरियड के लिए इंडिया से बाहर रहते हैं तभी आपको NRI या नॉन रेसिडेंट इंडियन कहा जाता है। तो 6 महीने तक अगर आप इंडिया से बाहर रह रहे हैं, जैसे आप गए हुए हैं किसी कारण से रहने के लिए और 6 महीने आप रहते हैं, तो यू विल बी कंसिडर्ड एज NRI। ठीक है। और NRI जो है वोट दे सकते हैं इंडियन इलेक्शन में, और उसको प्रॉक्सी वोट कहा जाता है। ठीक है। पर वोट दे तो सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है दूसरी कंट्री में है तो इतनी फैसिलिटीज़ अभी गवर्नमेंट ला नहीं पाई है, पर प्रॉक्सी वोट देने का अधिकार है इन्हें। ठीक है। मतलब वोट देते हैं उन्हें, हम प्रॉक्सी वोट कहते हैं, इन्हें वोट देने का अधिकार है, लेकिन इतनी फैसिलिटीज़ भी है नहीं कि इतनी ईजिली दे सके। थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स वो उस कंट्री से यहाँ भेजना, तो इट्स नॉट एज ईजी। ठीक है। इसके अलावा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फैसिलिटीज़ इन इट। नेक्स्ट PIO। तो PIO का फुल फॉर्म होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है। तो PIO से अब जाहिर सी बात है कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की मतलब आप कोई भी, आपके जो पेरेंट्स हैं, मम्मी या पापा, उनमें से कोई इंडिया से बिलोंग करना होना चाहिए, मतलब उनका बर्थ इंडिया में हुआ होना चाहिए। तो ये 2015 में इसको ख़त्म कर दिया गया था PIO को। जैसे हमें पासपोर्ट मिलता है ना, उसी तरीके से PIO का भी पासपोर्ट जैसा ही एक कार्ड मिलता है। तो इसलिए इसमें वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको आना है कंट्री में तो वो पासपोर्ट से ही आप आ सकते हैं। ठीक है। और NRI के पास भी पासपोर्ट NRI में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो PIO में आपको वीज़ा नहीं लेना पड़ता, मेरे पासपोर्ट से आप आ सकते हैं। इसके अलावा पासपोर्ट जैसा जो एक बुक मिलता है जिस पे लिखा होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है। पासपोर्ट नहीं मिलता, पासपोर्ट जैसा ही सेम बुक होता है जिस पे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होता है, उसके थ्रू आप आ सकते हैं। इसमें जो होता है 6 मंथ इसमें भी रहना पड़ता है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम एक ही आती है ना कि आपको FRRO यहाँ पे हमेशा, जिसका फुल फॉर्म है फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, यहाँ जाके हर 6 महीने के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है कि भाई यहाँ आपकी करंट लोकेशन कहाँ है, अभी इस वक्त कहाँ है आप इंडिया में ही। ठीक है। और PIO 2005 में मर्ज हो गया था OCI, ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया से। ठीक है। तो लेट्स, और PIO में वोट नहीं दे सकते हो, ना ही इलेक्शन जो हो रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। OCI ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया। ठीक है। इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को नहीं कंसीडर किया जा सकता है, मतलब वो ओवरसीज सिटी ऑफ इंडिया में भी नहीं आएंगे। 2005 में OCI बना था। इसमें वीज़ा नहीं मिलता है, सेम मिलता है वही एक कार्ड जैसा जिस पे लिखा होता है ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया, वीज़ा नहीं मिलता। फिर FR, अब जैसे PIO में ये झमेला था, FRRO फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, OCI में आपको ये करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है। और एक्स्ट्रा फीस, जैसे मान लीजिए जब PIO में कोई टूरिस्ट आ रहा है जैसे, या फिर मान लीजिए कोई इंडिया का बंदा है जो फॉरेन कंट्री में जाके बसा हुआ है, वहाँ से कमाई कर रहा है, तो वो जैसे अपने फैमिलीज़ वगैरह को पैसे भेज रहा है, तो फ़ायदा ही हो रहा है ना। तो यहाँ पे जैसे टूरिस्ट वगैरह आते हैं जैसे इंडिया के लोगों से, जैसे मान लीजिए कोई ताजमहल विजिट कर रहा है या चार मीनार, कोई भी जो टूरिस्ट प्लेसेस है, तो इंडिया के लोगों से जाहिर सी बात है कि करेंसी कम ली जाती है एज़ कम्पेयर टू फॉरेनर्स। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा फीस उन सब चार्ज करते हैं। ठीक है। और OCI में एक्स्ट्रा फीस भी चार्ज नहीं करते। जैसे PIO के लोग वोट और इलेक्शन पार्टिसिपेट नहीं करते, वैसे OCI के भी वोट और इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है, द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में बना था, फेमा 1999 में। इसमें बेसिकली ये है कि 3 टाइप ऑफ वीज़ हैं जिसके थ्रू जो लोग फ़ॉरेन में रह के कमाई कर रहे हैं वो अपने पैसे कैसे अपनी फैमिलीज़ तक पहुँचाते हैं, किस थ्रू। ठीक है। जैसे मान लीजिए इंडिया का कोई आदमी फ़ॉरेन में गया है, चाहे इंजीनियर हो, कोई टेक्नीशियन हो, कोई भी जो जाकर वहाँ काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये पैसे तो भेजेगा, तभी तो कमा रहा है ना वो अपनी फैमिली के लिए। तो कैसे भेजता है उसके लिए 3 जरिया बना हुआ है। NRO नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। ठीक है। इसका फुल फॉर्म है। तो इसमें जो है NRO में नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, इसमें इंडियंस जो है, जैसे मान लीजिए कि कोई बंदा है, कोई इंसान, वो फॉरेन कंट्री में जाके इंजीनियरिंग का काम कर रहा है। ठीक है। तो वहाँ पे वो कमा रहा है, तो उसकी करेंसी वहाँ की हुई है। और मान लीजिए उसका घर इंडिया में है कि वो रेंट वगैरह पे चढ़ा हुआ है, तो वो करेंसी इंडिया में जो रेंट से पैसे कमा रहा है वो, और जो फ़ॉरेन से अपनी जॉब से पैसे कमा रहा है वो, दोनों ही NRO में वो
डाल सकता है बैंक में नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट में, ठीक है। और इसमें ये फ़ायदा होता है कि जो अगर किसी दूसरे कंट्री का भी करेंसी है, जैसे मान लीजिए डॉलर है, पाउंड है, येन है, तो वो आपको एनआरओ जो है ना इंडियन रुपीज़ में वैल्यू भी बता के रखता है, ठीक है, अपने अकाउंट में। इसके अलावा एनआरई नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल, तो इसमें क्या होता है ना, बेसिकली इसमें आप इंडियन करेंसी नहीं रख सकते। जैसे आपके रेंट से अगर पैसा वगैरह आ रहा है, आप अपना इंडियन रुपीज़ इसमें नहीं रख सकते। एक्सटर्नल लिख देना, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल, जो बाहर से पैसे आ रहे हैं सिर्फ वही इसमें डाल सकते। जो फॉरेन इनकम है वही आएगी। और इसकी खास बात ये होती है कि इसमें टैक्स नहीं लगता, और ये एनआरओ में टैक्स लगता है क्योंकि इंडियन रुपीज़ भी शामिल है, तो इसलिए ये ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं, ठीक है ना। आपको कौन सा बेटर लगता है आप देख के बताइएगा कमेंट्स में। उसके अलावा FCNR, जिसका फुल फॉर्म फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट, इसमें क्या होता है कि सेम करेंसी ही रहेगी। जैसे कि एनआरओ आपको इंडियन रुपीज़ की वैल्यू भी बता के दे रहा है, एनआरई में रुपीज़ में पैसे चेंज हो जाएंगे, लेकिन फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट में जो करेंसी है वही रहती है, चेंज नहीं होती, ठीक है। और इसमें पैसे भेजने के लिए आपको स्विफ्ट कोड पता होना चाहिए, IFSC कोड भी पता होना ज़रूरी है। तो ये था, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।